नमस्कार प्यारे छात्रों। आज हम आपको बताते हैं विज्ञान का अध्याय दूसरा, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो इस पाठ में जो भी हम पढ़ेंगे उसमें हम आपको इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट पर्सन है उनके बारे में भी बताएंगे। तो आप जो भी इम्पोर्टेंट पर्सन रहे उन पर अच्छे से ध्यान रखें। चलो अब शुरू करते हैं पढ़ाना। सबसे पहले हमारा टॉपिक है अम्ल। तो हमको पता होना चाहिए कि अम्ल को इंग्लिश में हम एसिड बोलते हैं। अब रही बात अम्लों के गुणों की, तो अम्लों का जो पहला गुण होता है ये होता है, ये स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। तो ध्यान रखना कि जो अम्ल होते हैं ये स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। दूसरा, अम्ल जो होते हैं ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। तो ध्यान रखना, ये परीक्षा में आ सकता है प्रश्न कि अम्ल नीले लिटमस को कौन से में बदल देते हैं? तो ध्यान रखना, लाल में बदल देते हैं। अगला तीसरा गुण है, ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ध्यान रखना, अगर परीक्षा में अगर प्रश्न आए कि अम्ल किसे कहते हैं या फिर अम्ल क्या है, तो आप ये भी बता सकते हैं कि ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। तो ध्यान रखना आप इसका कि जो अम्ल होते हैं ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अब अगर पूछे जो अम्ल होता है एसिड, तो एसिड ये इंग्लिश शब्द है, जबकि एसिड जो शब्द है ये लैटिन भाषा से लिया गया। कहाँ से लिया गया? लैटिन भाषा से। और लैटिन भाषा में जो एसिड शब्द होता है जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है खट्टा। क्या होता है? खट्टा होता है इसका अर्थ। इसके बाद में परीक्षा में रही बात कि भाई इसमें से क्या आ सकता है, एक तो पहली बात ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आ सकता है। इसके बाद परीक्षा में वो पूछता है कि प्रबल अम्ल कौन कौन से। तो आपको क्या है कि प्रबल अम्ल पता होने चाहिए कौन कौन से, और दुर्बल अम्ल भी आपको पता होने चाहिए। रही बात प्रबल अम्ल जो होते हैं ये 3 होते हैं दोस्तों। इसमें जो पहला होता है वो होता है HCl। क्या होता है? HCl। जबकि जो दूसरा होता है वो होता है H2SO4 और तीसरा होता है HNO3। तो हम आपको बता दें कि जो पहला होता है HCl, इसका रासायनिक नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जबकि दूसरा होता है, इसका नाम है H2SO4 का सल्फ्यूरिक अम्ल। जबकि तीसरा होता है HNO3, इसका रासायनिक नाम होता है नाइट्रिक अम्ल। इसके बाद में अब हम बताते हैं दुर्बल अम्ल के बारे में। तो दुर्बल अम्ल का जो उदाहरण है, कम से कम आपको 2 के नाम तो याद रखना ही पड़ेगा। दुर्बल अम्ल का जो पहला उदाहरण है वो है CH3COOH। इसे हम एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एसिटिक अम्ल। वैसे आपको ये भी ध्यान रखना है कि एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो ध्यान रखना, जो ये एसिटिक अम्ल होता है ये सिरके में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सिरके में। इसके बाद में दूसरा जो दुर्बल अम्ल है वो कौन सा है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल वैसे दूध या फिर दही में पाया जाता है, ये आप अच्छे से ध्यान रखें। बाकी तीसरा जो दुर्बल अम्ल है वो कौन सा है? ऑक्जेलिक। तो यहाँ पे जो ऑक्जेलिक अम्ल है ये टमाटर में पाया जाता है। किसमें? टमाटर में। तो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो आप अच्छे से ध्यान से सुने, और ये हमारे परीक्षा में आने वाले क्या बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन रहेंगे। आगे है सांद्र अम्ल। तो ध्यान रखना, सांद्र अम्ल किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना कि जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है। ध्यान रखना दोस्तों, जो सांद्र अम्ल होता है तो ध्यान रखना एक विलयन होता है, उस विलयन में जल की मात्रा होती है और अम्ल की मात्रा। यदि अम्ल की मात्रा अधिक हो और जल की मात्रा कम हो तो उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। जबकि ऐसा भी हो सकता है कि अम्ल की मात्रा तो क्या हो? अल्प हो, यानी कि कम हो, जबकि जल की मात्रा क्या हो? अधिक हो। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे तनु अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? तनु अम्ल कहते हैं।
इसके बाद टॉपिक आता है क्षार का। तो ध्यान रखना, क्षार को वैसे हम इंग्लिश में बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस। अब क्षार का जो पहला गुण है, ये जो क्षार होते हैं ये स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। और जो क्षार होते हैं ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। ये भी आप ध्यान रखना। इसके बाद जो क्षार होते हैं ये जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा इसके लिए। बाकी ये दोनों पर्सन भी काफी बहुत जरूरी है याद करना कि प्रबल क्षारक कौन कौन से और दुर्बल क्षारक कौन कौन से, इनके उदाहरण बताइए। प्रबल क्षारक जो होते हैं वो होते हैं, इसमें 3 नाम दे रखे। एक तो है कौन सा? पहला वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, ये इसका सूत्र होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसके बाद दूसरा है इसमें KOH, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और तीसरा है CaOH का होल 2, यानी कि बुझा हुआ चूना। इसके बाद दुर्बल क्षारक कौन सा है? अमोनियम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये वाला। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान से रखिए। इसके बाद में क्षार। तो ध्यान रखना, जल में घुलनशील क्षारक को हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। ये भी आप याद रखना। तो कौन कौन से ये जो सूत्र दे रखे हैं यही है। इसमें जो ये लास्ट वाला सूत्र दे रखा है MgOH का होल 2, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। और इसका पीएच मान कितना होता है? 10 होता है। ये भी आप बहुत जरूरी है याद रखना। ठीक है, आगे दे रखा है लवण। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि लवण बनता कैसे। तो लवण जो होता है वो अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? अम्ल व क्षार की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसके उदाहरण है NaCl और KCl। आगे दे रखा है सूचक। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि सूचक क्या होते हैं, या फिर ये जो सूचक होते हैं ये किसकी उपस्थिति दर्शाते हैं। तो वैसे तो ध्यान रखना, ये विलयन में अम्ल और क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। तो ध्यान रखना, सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। तो ध्यान रखना ये सूचक के बारे में। इसके बाद हमारे पास इसका अगला टॉपिक है सूचक के प्रकार। तो देखो, ध्यान ध्यान रखना, सूचक 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक सूचक, दूसरा होता है कृत्रिम सूचक, और तीसरा होता है गंधीय सूचक। अब परीक्षा में वो पूछेगा कि प्राकृतिक सूचक कैसे पाए जाते हैं, यानी कि प्राप्त कैसे किया जाता है। तो ध्यान रखना, ये पौधे में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? पौधों में। अब वो इसका उदाहरण पूछेगा, उदाहरण हो जाएगा लिटमस, लाल पत्ता गोभी, और हाइड्रेजिया पौधे के फूल, और कौन सा? हल्दी। तो कम से कम 2 तो इसके उदाहरण आपको याद रखनी है। आगे है कृत्रिम सूचक, या कह सकते हैं संश्लेषित सूचक। ये कैसे पदार्थ है? तो ये रासायनिक पदार्थ होते हैं। इसके जो 2 उदाहरण है, एक तो है मेथिल ऑरेंज और एक है फिनोल्फथेलिन। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ये दोनों उदाहरण। इसका आप अच्छे से पढ़ ले, इन दोनों को तो याद रखना ही जरूरी है। आगे है तीसरा गंधीय सूचक। अब इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाती है। जैसे इसके उदाहरण है प्याज और लौंग का तेल। ध्यान रखना, एक और उदाहरण है वेनिला। इसके बाद में प्राकृतिक सूचकों के बारे में बताते हैं आपको। अब प्राकृतिक सूचक के 4 उदाहरण आपको दे रखे हैं यहाँ पे। इसमें पहला है लिटमस, दूसरा लाल पत्ता रस, पत्ता गोभी का रस और हल्दी, और हाइड्रेजिया के फूल का रस। तो ये भी आप अच्छे से ध्यान रखें। आगे कृत्रिम सूचक के उदाहरण दे रखे हैं 2, फिनोल्फथेलिन और मेथिल ऑरेंज। ये चाहे तो आप ऊपर से याद कर लो, या फिर अब दोबारा से भी आप इसमें पढ़ सकते हो।
इसके बाद में गंधीय सूचक है कौन कौन से, प्याज का रस, वेनिला और लौंग का तेल, ये इसके क्या है, उदाहरण है। तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ से पर्सन जरूर बनेगा, ध्यान रखना, ये आपके इम्पोर्टेंट रहेगा, मोस्ट रहेगा ये वाला तो टॉपिक। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ ले इसको। इसके बाद टॉपिक है अगला, अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण। ठीक है, चलो देखो आगे। अब धातु की अभिक्रिया, ध्यान रखना, धातु अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करती है, जबकि क्षारक के साथ भी अभिक्रिया करती है। अब यहां से बनेगा हमारा मोस्ट पर्सन, और ये बहुत जरूरी है, हमसे आना ही चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है या फिर क्या बनता है। सबसे पहले तो परीक्षा में वो पूछेगा कि जब अम्ल की धातु से अभिक्रिया कराई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है, तो ध्यान रखना हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी, हाइड्रोजन गैस। और बाकी और क्या बनता है इसमें, लवण बनता है। क्या बनता है, लवण बनता है। यहाँ पे जिंक की अभिक्रिया इसने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा रखी है। किससे करा रखी है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। और इसमें क्या बना है, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनी है। क्या बनी है, हाइड्रोजन गैस। इसके बाद में जो क्षार होते हैं, ये क्षार भी क्या करती है, धातु के साथ अभिक्रिया करती है। और कौन सी गैस निकलती है, इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकलती है। और बाकी जो बनता है वो लवण बनता है। तो लेकिन ध्यान रखना, सभी क्षार धातु से अभिक्रिया नहीं करते, सिर्फ कौन सा वाला करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड करता है। और जब जिंक की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें जो लवण बनता है वो लवण कौन सा बनता है, सोडियम जिंकेट बनता है, जिसका सूत्र होता है Na2ZnO2। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, आप इस टॉपिक को तो अच्छे से पढ़ ही ले। ठीक है, इसके बाद में आगे दे रखा है पॉप टेस्ट। इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, यदि उसको जलाते हैं तो उसमें क्या है कि वो यानी कि फटफट की ध्वनि के साथ में जलती है, जिसको अपन पॉप पॉप की ध्वनि भी कहते हैं। आगे इसमें दे रखा है पॉप टेस्ट। हाइड्रोजन गैस से निहित प्रखनली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए करते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो पॉप टेस्ट किया जाता है ये हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए किया जाता है। अगला टॉपिक दे रखा है धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया। तो सबसे पहले अभिक्रिया हम धातु कार्बोनेट की कराते हैं, किससे, अम्ल के साथ। तो यहाँ पे अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसकी अभिक्रिया धातु कार्बोनेट, कौन सा, सोडियम कार्बोनेट, इसके साथ में कराई जा रही है। तो क्या क्या बनेगा, एक तो लवण बना NaCl, और एक CO2 गैस बनी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और जल बनता है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया जब अम्ल से कराई जाती है तो क्या क्या बनता है। एक लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और क्या बनता है, जल बनता है। ये तीनों चीजें बनती है, ये भी ध्यान रखना। जबकि जो धातु कार्बोनेट होते हैं वो क्षार के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते। ठीक है, तो ये प्रश्न आ सकता है वैसे परीक्षा में, तो आप इस पे भी अच्छे से पढ़ ले, इस वाले टॉपिक को भी। आगे अम्ल की अभिक्रिया धातु बाइकार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया। तो इसमें भी क्या क्या बनता है, इसमें भी लवण बनता है, CO2 गैस बनती है, और जल बनता है। तो ये दोनों अभिक्रिया आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगी, तो आप इसको अच्छे से याद कर ले। इसके बाद में आगे दे रखा है चूने के पानी का टेस्ट। ठीक है, आगे दे रखा है उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। यहाँ पे हमको
बुझा हुआ जो चूना होता है उसकी अभिक्रिया किससे करा रखी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस से करा रखी है। तब क्या बनता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, चूना पत्थर। और बाकी क्या बना है? इसमें जल बनता है। जबकि कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये एक सफेद अवक्षेप होता है। यदि अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पे जो ये कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है इसकी अभिक्रिया जल और कार्बन डाइऑक्साइड से होने पर क्या बनता है? CaHCO3 का होल 2 बनता है। और ये किस में घुलनशील है? जल में घुलनशील है। अब आती है अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। ध्यान रखना, जब भी अम्ल की क्षार से अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या क्या बनता है? लवण और जल बनता है। अब है उदासीनीकरण अभिक्रिया। सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेषित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है, परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। वैसे आप ध्यान रखना, इसकी परिभाषा याद मत करना। वैसे ही आप ध्यान रखना, जब भी अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण और जल बनता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसकी परिभाषा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आगे है, इसका उदाहरण दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी अभिक्रिया अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा रखी है। तो यहाँ पे एक तो लवण बना है NaCl और एक जल बना है H2O। वैसे अगर ये पढ़ना चाहें तो आप इनको पढ़ सकते हैं। आगे अगला टॉपिक है अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। यानी कि जो अम्ल होते हैं वो धात्विक ऑक्साइड के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं। पहली बात तो आप ये ध्यान रखना, जब भी अम्ल किसी भी धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करे तो जल जरूर बनता है, ठीक है, और लवण जरूर बनेगा इसमें। अब यहाँ पे धात्विक ऑक्साइड है कॉपर ऑक्साइड। कौन सा? कॉपर ऑक्साइड। इसकी अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा रखी है। तो क्या बना इसमें? इसमें कॉपर क्लोराइड बना। और क्या बना? जल। अब जो कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का नीला रंग हो जाता है। कैसा हो जाता है? नीला रंग हो जाता है। इसके बाद में धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। हाँ, ये प्रश्न आ सकता है एक नंबर में कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो ध्यान रखना आप, कैसी होती है? क्षारीय होती है, क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके क्या क्या बनाते हैं? एक तो लवण बनाते हैं और एक जल बनाते हैं। उदाहरण के लिए कॉपर ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये दोनों क्या है? ये धात्विक ऑक्साइड है। तो आप इनको भी अच्छे से याद कर ले। तो ये वाला टॉपिक है, ये भी अपने लिए काफी इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके बाद चलते हैं अगले वाले टॉपिक पे। अगला हमारा टॉपिक है अधात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अभिक्रिया। अब अधात्विक जो ऑक्साइड है वो कौन सा है? कार्बोनेट। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। और यहाँ पे जो क्षार है वो क्षार कौन सा है? यहाँ पे बुझा हुआ चूना, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो इनसे एक कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और क्या बनता है? जल बनता है। अधात्विक ऑक्साइड प्रवृत्ति में अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय। इसका आप ध्यान रखना, अधात्विक जो ऑक्साइड होती है उनकी प्रवृत्ति या फिर कह सकते हैं प्रकृति अम्लीय रहती है। और ये विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। अब जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक के बारे में पढ़ेंगे कि जलीय विलयन में ये किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। तो ध्यान रखना, जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं। तो ध्यान रखना इसमें कि ये जो है जल की उपस्थिति में अम्ल होते हैं वो H+ आयन उत्पन्न करते हैं। जबकि ये H+ आयन जो होते हैं ये हाइड्रोनियम आयन के रूप में भी पाए जाते हैं। ठीक है, किसके रूप में? हाइड्रोनियम आयन के रूप में। क्योंकि जब भी H+ आयन की अभिक्रिया अगर जल से कराई जाती है तो हाइड्रोनियम आयन बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोनियम आयन बनता है।
उसी प्रकार जल की उपस्थिति में क्षारक क्या उत्पन्न करते हैं, तो ये OH माइनस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये तो एक नॉर्मल वाली बात हो गई कि जलीय विलयन में अम्ल तो H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं, जबकि क्षार क्या उत्पन्न करते हैं, ये OH माइनस उत्पन्न करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे उदाहरण दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जैसे ही जल की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो इसमें OH माइनस आयन अलग हो जाता है और बाकी क्या बचता है, सोडियम। वैसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी दे रखा है उदाहरण। ठीक है, चलो इसके बाद अगला टॉपिक देखो। यहाँ पे सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। ठीक है, जल में घुलनशील क्षारक को हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, क्षार कहते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना। जबकि सभी जो क्षार होते हैं वो क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्या नहीं होते, क्षार नहीं होते। अब जल के साथ अम्ल या क्षार को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत क्या होती है, उष्माक्षेपी होती है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं वैसे हम, तो ध्यान रखना, जिस अभिक्रिया में उष्मा निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आगे दे रखा है सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न उष्मा के कारण मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ जाता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थायी ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट जाता है। तो ये क्या अपने इम्पोर्टेंट नहीं है इतना ज्यादा। ठीक है, चलो अगला देखो। जल को अम्ल में डालने से मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ जाते हैं और स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र क्या हो जाता है, टूट जाता है। वैसे ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अपने लिए। चलो अगला टॉपिक देखते हैं। देखो दे रखा है अम्ल किस किस से अभिक्रिया करता है और क्या क्या बनाता है। सबसे पहले इधर देखो, अम्ल जब भी क्या धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब भी अम्ल की अभिक्रिया धातु से की जाती है तो कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। इधर धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया जब अम्ल की कराई जाती है तो लवण और जल बनता है। क्या बनता है, लवण और जल। इधर दे रखा है धातु बाई कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया, तो क्या क्या बनता है, लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और क्या बनता है, जल। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि किस किस से अभिक्रिया कराने पर क्या क्या बनता है। आगे अम्ल की यदि क्षारक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनता है। तो ये तो क्या उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गई। इधर दे रखा है धातु कार्बोनेट के साथ, तो तब भी क्या बनता है, लवण, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड गैस और क्या बनता है, इसमें जल बनता है। आगे दे रखा है क्षार की अभिक्रिया। अब क्षार किस किस से अभिक्रिया करता है, एक तो धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो वही हाइड्रोजन गैस देता है। अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो भी ये क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। जबकि क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तब भी क्या बनता है, लवण और जल। जबकि धातु बाई कार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है क्षार, ये भी आप ध्यान रखना। जबकि जो क्षार होता है वो धातु कार्बोनेट के साथ भी क्या कोई अभिक्रिया नहीं करता है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। आगे दे रखा है अम्लों व क्षारकों में समानताएं। तो ध्यान रखना, जो सभी अम्ल होते हैं वो H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं, जबकि सभी क्षारक होते हैं वो OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो ये तनुकृत हो जाता है। जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O प्लस या OH माइनस में प्रति इकाई आयतन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है वैसे। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, तनुकरण। क्या कहते हैं, तनुकरण। आगे अगला टॉपिक है क्षार तथा अम्ल की प्रबलता। तो ध्यान रखना, हमको ये पता होना चाहिए कि किसी क्षार या अम्ल की प्रकृता
किस पर निर्भर करती है? तो ध्यान रखना उसके द्वारा उत्पन्न H प्लस और OH माइनस आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। जबकि किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। सार्वभौमिक जो सूचक होते हैं, इनका काम क्या होता है कि ये जो होते हैं ये अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। वैसे सार्वभौम सूचक, यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक। अब ये जो टॉपिक है ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, ठीक है? तो अच्छे से पढ़ ले आप इस टॉपिक को, तो यहाँ से तो पर्सन बनेगा ही बनेगा कंफर्म 100%। पीएच स्केल, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि पीएच स्केल किसे कहते हैं। तो किसी विलयन में उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। जबकि पीएच में पी है, पी पूषांश ये इसका अर्थ होता है, और जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? शक्ति होता है। क्या होता है? शक्ति से है। तो ध्यान रखना परीक्षा में वो पूछेगा कि पी क्या होता है? पूषांश, जो एक जर्मन शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है? शक्ति होता है। अब ध्यान रखना परीक्षा में पूछ सकता है उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो ध्यान रखना 7 होता है। जबकि अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से क्या होता है? कम होता है। जबकि क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो ये भी आप अच्छे से ध्यान कर लें। अब यदि आपसे कोई पूछे कि पीएच मान कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो ये 0 से लेकर 14 तक होते हैं। तो ये जो स्केल, यह स्केल 0 से 14 तक पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पे स्केल होता है उसमें पता चल जाता है कि यहाँ पे जो पीएच का मान होता है वो 0 से लेके 14 के बीच में रहता है। आगे दे रखा है यहाँ पे H प्लस आयन की मात्रा के बारे में, ठीक है? अब जैसे H प्लस आयन की जो मात्रा होती है वो दुर्बल अम्ल से प्रबल अम्ल की तरफ जाने पर क्या होती है? वैसे बढ़ती है। अब दुर्बल अम्ल यहाँ पे आपको दे रखे ये उदाहरण, और इधर दे रखा है आपको क्या? प्रबल अम्ल। जैसे जैसे हम इधर से इधर जाते हैं तो यहाँ पे H प्लस आयन की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आगे नीचे दे रखा है जैसे जैसे OH माइनस की आयन की सांद्रता कब बढ़ती है? जब दुर्बल अम्ल से इधर की तरफ जाते हैं। तो ध्यान रखना प्रबल अम्ल में OH माइनस आयन की मात्रा सबसे अधिक होती है। चलो इधर यहाँ पे देखते हैं हम कि बीच में जो दे रखा है 7, तो 7 ये उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, ठीक है? जब इधर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे इसमें अम्लीय मात्र प्रकृति बढ़ती है, जबकि 14 की तरफ जाने पर क्षारक प्रवृत्ति बढ़ती है, ठीक है? चलो अगला अब आता है टॉपिक हमारा दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। अब इसमें हम 4-5 महत्व पढ़ेंगे, इसमें से एक जरूर परीक्षा में आता है। पहला है पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। चलो इसके बारे में हम आपको बताते हैं किस प्रकार से संवेदनशील होते हैं। ध्यान रखना हमारा जो शरीर होता है उसका पीएच मान 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। कितने परास अपना पीएच मान होता है शरीर का? 7 से और 7.8। जबकि वर्षा के जल के पीएच का मान जब 5.6 से कम हो जाती है, तो ध्यान रखना कितना कम हो जाती है? 5.6 से कम हो जाती है, तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। क्या कहलाती है? अम्लीय वर्षा कहलाती है। इसके बाद अगला टॉपिक है मिट्टी का पीएच। कौन सा टॉपिक है? मिट्टी का पीएच। अब अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है, ठीक है? तो जो पौधे होते हैं ना उनके लिए भी क्या है कि एक विशिष्ट पीएच परास होना बहुत जरूरी है,
तब जाके ही तो जो पौधे होते हैं उनकी अच्छी उपज होगी। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारक क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। तो ध्यान रखना, जो ये खाद्य पदार्थ मिलाए जाते हैं ना मिट्टी के अंदर, ये इसी के लिए मिलाए जाते हैं ताकि पीएच मान स्थिर हो सके। आगे अगला टॉपिक है हमारा हमारे पाचन तंत्र का पीएच। तो परीक्षा में इससे जरूरी पूछता है वो परीक्षा में, तो ध्यान रखना ये काफी मोस्ट रहेगा हमारे लिए, ठीक है। हमारा उदर, उदर मतलब हमारा पेट कह सकते हैं अपन, अमाशय वाला भाग। हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका सूत्र होता है HCl उत्पन्न करता है, जो भोजन के पाचन में सहायक है। तो ध्यान रखना भोजन के पाचन में सहायक होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द व जलन का क्या होता है, अनुभव होता है। यदि हमारे अमाशय में यानी कि पेट में अगर अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो उदर में क्या हो जाता है, दर्द व जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए अब परीक्षा में ये पूछता है कि इस दर्द से, उदर में दर्द व जलन को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। तो इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड किसका प्रयोग करते हैं, एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है, जो अम्ल की अधिक मात्रा को क्या कर देते हैं, ये उदासीन करते हैं। जैसे इसका जो उपयोग किया जाता है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं हम। किसका करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, जिसका सूत्र होता है MgOH का होल 2 होता है। क्या होता है, MgOH का होल 2। इसके बाद ये भी हमारा काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, यानी कि दांत जो टूट जाते हैं या फिर दांत खर जाते हैं उनके बारे में दंत क्षय इसे ही बोलते हैं। तो ध्यान रखना मुंह के पीएच का मान अगर 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो ये ध्यान रखना कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, जब मुंह के पीएच का मान कितना हो जाता है, 5.5 से कम हो जाता है। तो अब जो दांतों का इनेमल होता है, इनेमल मतलब दंत वल्क, ये किसका बना होता है, ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, जिसका सूत्र होता है Ca3PO4। जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो ध्यान रखना अगर परीक्षा में अगर पूछे भी तो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, तो ध्यान रखना इनेमल होता है, जिसके हमारे दांत बना होता है। तो ध्यान रखना इनेमल क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट होता है। क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट। यह जल में नहीं घुलता, तो ध्यान रखना ये किस में नहीं घुलता, जल में। लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह क्या हो जाता है, संचारित हो जाता है, यानी कि दंत क्षय होना शुरू हो जाता है। अब क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की आधिक्य मात्रा को उदासीन किया जाता है, यानी कि हमको दंत मंजन करना चाहिए जब भी हम भोजन कर ले उसके बाद में। वैसे ध्यान रखना दोस्तों, अगर हम भोजन करने के अगर तुरंत बाद अगर दंत क्षय यानी कि दंत मंजन करते हैं तो ये भी थोड़ा हमारे दांतों के लिए हानिकारक होता है। कम से कम इसमें भोजन करने के बाद 30 मिनट का तो अंतर होना ही चाहिए, ठीक है। आगे अगला टॉपिक है पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। चलो देखो यहाँ पे मधुमक्खी, ध्यान रखना मधुमक्खी का जो डंक होता है ना, उस डंक में भी क्या होता है, अम्ल होता है। क्या होता है, अम्ल होता है। आगे दे रखा है मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। अब परीक्षा में आएगा कि इसके उपचार के लिए क्या करना चाहिए। तो डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा के उपयोग से आराम मिलता है। किसका उपयोग करते हैं, यहाँ पे हम बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। किसका, बेकिंग सोडे का। आगे है नेटल के डंक वाले बाल मेथेनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं, ठीक है। तो जो नेटल का डंक होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है, जिसके कारण जलन वाले दर्द का
अनुभव होता है। इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डॉक पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। तो ये आप ध्यान रखना। इसके बाद में अगला टॉपिक है लवणों का पीएच। ध्यान रखना, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, इन दोनों से कौन सा लवण बनता है? उदासीन। और इसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अगर प्रबल अम्लों और दुर्बल क्षार से अगर अभिक्रिया कराते हैं तो अम्लीय लवण बनता है, जिसका पीएच मान 7 से क्या होता है? कम होता है। बाकी अगर प्रबल क्षार होता है, क्या होता है? प्रबल क्षार की अभिक्रिया अगर दुर्बल अम्ल से कराते हैं तो क्षारकीय लवण बनता है, जिसका पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। वैसे ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें पहला जरूर इम्पोर्टेंट है, उदासीन लवण वाला। इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं। अब अगला टॉपिक आता है साधारण नमक से रसायन। ध्यान रखना, ज्यादातर जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, रासायनिक पदार्थ वो सब नमक से बनाए जाते हैं। किससे? नमक से। जैसे अब साधारण नमक से कौन कौन से बनते हैं जो रासायनिक पदार्थ है? वो पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है विरंजक चूर्ण, तीसरा बेकिंग सोडा, चौथा है धोने का सोडा और पांचवा है कौन सा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इन पांचों के बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, और ये पांचों में से कन्फर्म 2 के बारे में तो परीक्षा में आता ही आता है, ये भी आप ध्यान रख लो। तो ये काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा अपने लिए। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ ले एक बार इसको। अब सबसे बात करते हैं सबसे पहले पहले वाले नंबर की, जिसमें दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र पता होना चाहिए। इसका सूत्र क्या होता है? NaOH। क्या होता है? NaOH। अब इसमें जो अभिक्रिया होती है वो किस प्रकार होती है इसको बनाने की, वो देखते हैं। तो सोडियम क्लोराइड, क्या? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। वैसे ध्यान रखना, ये काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मेरे हिसाब से परीक्षा में आना ही चाहिए इसके बारे में। तो अब इसमें दे रखा है कि सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जल से कराते हैं तो क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसमें 2 प्रकार की गैस बनती है, एक तो क्लोरीन गैस और एक बनती है हाइड्रोजन गैस। आगे एनोड पर तो कौन सी गैस बनती है? क्लोरीन गैस। और कैथोड पर कौन सी बनती है? तो हाइड्रोजन गैस। जबकि कैथोड के पास सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनता है। क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनता है। आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ ले। अब उपयोग की यदि बात करें तो हाइड्रोजन गैस का उपयोग किस में होता है? ईंधन में, ईंधन मार्गरीन में। और क्लोरीन गैस का उपयोग होता है जल की स्वच्छता बढ़ाने में, या फिर पीवीसी या फिर सीएफसी में। किसका प्रयोग करते हैं? क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। ये पीवीसी जो दे रखा है इसका पूरा नाम होता है पॉली विनाइल क्लोराइड, जबकि सीएफसी का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका उपयोग इस्पात की सफाई और औषधियां बनाने में किया जाता है। जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो उपयोग होता है वो धातुओं से ग्रिज हटाने के लिए, किसमें करते हैं? धातुओं से ग्रिज हटाने के लिए, साबुन और कागज बनाने के लिए। यह सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा वैसे। ठीक है, जबकि क्लोरीन भी आप अच्छे से याद रखें। आगे है क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि इनसे आगे दे रखा है विरंजक चूर्ण और घरेलू विरंजक और वस्त्र विरंजन के लिए। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जरूर याद रखना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसमें किया जाता है? तो धातुओं से ग्रिज हटाने में और साबुन और कागज बनाने में। ठीक है, तो ये आप अच्छे से पढ़ लें। इसके बाद में अगला टॉपिक है विरंजक चूर्ण। कौन सा टॉपिक है? विरंजक चूर्ण। अब ये विरंजक चूर्ण ये बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा बार आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना 100% ये तो आएगा ही आएगा। तो विरंजक चूर्ण पहले तो बनता कैसे, ये आपको पता होना चाहिए।
जब शुष्क भुजे हुए चूने यानी कि CaOH का होल 2 पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण बनता है। ठीक है, किसकी क्रिया कराते हैं? क्लोरीन गैस की कराई जाती है। तो भुजे हुए चूने से क्लोरीन गैस की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? विरंजक चूर्ण बनता है। और क्या बन जाता है? इसमें जल बनता है। अब परीक्षा में पूछता है कि विरंजक चूर्ण को बनाने के लिए कौन सी गैस जरूरी है? तो क्लोरीन गैस बहुत जरूरी होती है। अब करते हैं इसके उपयोग की बात। तो इसका पहला उपयोग है वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजन के लिए। दूसरा है कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मंजा के विरंजन के लिए। और तीसरा है रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में। जबकि चौथा है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आप ध्यान रखें और ये 100% इम्पोर्टेंट ही है। आगे इसका जो चौथा उपयोग है वो है पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? तो विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है तीसरा, बेकिंग सोडा। क्या? बेकिंग सोडा। तो ध्यान रखना इसका बेकिंग सोडे का। जबकि बेकिंग सोडे को हम खाने का सोडा भी बोलते हैं। अब ये बनता कैसे है बेकिंग सोडा? जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जल से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से और अमोनिया से कराई जाती है तो तब जाके इसमें क्या बनता है? बेकिंग सोडा बनता है। जबकि और लवण कौन सा बनता है? अमोनियम क्लोराइड। यह एक दुर्बल असंचारक क्षारक होता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। जबकि खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न प्रकार की अभिक्रिया होती है। यानी कि जब भी बेकिंग सोडे को गर्म किया जाता है तो इसमें एक तो क्या बनता है? इसमें सोडियम कार्बोनेट बनता है यानी कि धोने का सोडा, और एक जल, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये उदाहरण आप याद कर सकते हो, वैसे रख सकते हो, वैसे परीक्षा के लिए याद रखना है इसको। चलो अगला टॉपिक देखते हैं। अब है बेकिंग सोडा का उपयोग। तो सबसे पहला उपयोग है बेकिंग पाउडर बनाने में। दूसरा है इस अभिक्रिया में उत्पन्न CO2 के कारण पावरोटी या केक में खमीर उठ जाता है तथा इससे यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। ठीक है, जबकि बेकिंग पाउडर सोडे का उपयोग एसिड एंटेसिड का एक संघटक है। तो ध्यान रखना एंटेसिड, इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। जबकि इसका उपयोग सोडा अम्ल या अग्निशामक में भी किया जाता है। ये ज्यादा प्रश्न पूछता है कि अग्निशामक में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडे का। ये आप याद रखना। अब आगे अगला टॉपिक है हमारा धोने का सोडा। क्या? धोने का सोडा। अब धोने की बात आ जाती है तो फिर साबुन याद आना चाहिए। अब पहले तो इसका सूत्र देखते हैं। सूत्र होता है Na2CO3 और इसमें जल के अणु कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट जब बनता है, जब इसकी अभिक्रिया 10 जल के अणु से करा देते हैं तो सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारकीय लवण है। कौन सा लवण है? ये क्षारकीय लवण है, ये ध्यान रखना। आगे उपयोग, इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। किस किस में होता है? तो इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। दूसरा इसका उपयोग है वो बोरेक्स के उत्पादन में होता है। जबकि तीसरा उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए। जबकि परीक्षा में ये ज्यादा पूछता है चौथे वाला, तो ध्यान रखना ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा चौथा वाला, कि जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कौन से रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो धोने का सोडे का उपयोग किया जाता है। याद रखना है इसको। अगला टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस या POP, इसका पूरा नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सूत्र होता है CaSO4 1/2 H2O, क्योंकि इसमें जल के अणु आधा रहता है बस। अब ये बनता कैसे, पहले तो ये बात आती है। तो ध्यान रखना जिप्सम। तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 और इसमें जल के अणु 2 रहते हैं वैसे। तो जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमे
हाइड्रेट अर्धहाइड्रेट पीओपी बनाता है। तो ध्यान रखना, जिप्सम को कितने तापमान पर गर्म करते हैं? 373 केल्विन पर। और ये क्या होता है? ये एक सफेद चूर्ण है। तो ध्यान रखना, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर क्या हो जाता है? ठोस प्रदान करता है। तो ध्यान रखना, जब भी प्लास्टर ऑफ पेरिस में यदि इसमें जल के अणु मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? जिप्सम बन जाता है। अब आती है इसके उपयोग वाली बात। तो ध्यान रखना, अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैसे दोनों। तो इसका उपयोग, पहला उपयोग है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखना, टूटी हुई हड्डियों पर जो प्लास्टर चंडा होता है वो किसका चंडा होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का चंडा होता है। दूसरा उपयोग है खिलौने बनाने में और सजावट का सामान बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। तीसरा है इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने में भी किया जाता है। और अब अपना टॉपिक आता है क्रिस्टलन जल। तो ये परीक्षा में आ सकता है वैसे मेरे हिसाब से, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लें 100%। तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टलन का जल कहते हैं। चलो इसके बाद अगला टॉपिक देखो। तो ध्यान रखना, यहाँ पे जो जल के अणु होते हैं, अब आपको पता होना चाहिए कि CuSO4 कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो यहाँ पे जल के अणु कितने होते हैं? इसमें 5 है, 5H2। इसमें क्रिस्टल जल के अणु 5 है। जबकि जो सोडियम कार्बोनेट होता है हमारे पास में, कौन सा? तो इसमें जल के अणु होते हैं कितने? 10 होते हैं। तो ये ध्यान रखना। एक होता है हमारे पास जिप्सम, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4। इसमें 2 होते हैं जल के अणु। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना। बाकी अगर इसमें और पर्सन अगर कुछ आप पढ़ना चाहे तो आपको मैं बता दूं, ये पर्सन भी काफी इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो देख लो एक बार अगर देखना चाहे तो, लेकिन इन पर्सनों को अच्छे से याद भी कर लेना। ठीक है, बाकी और अलग से जो पार्ट रहेंगे उसमें जो जो इम्पोर्टेंट रहेंगे वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। बाकी इस वीडियो में हमने पूरे पाठ के बारे में काफ़ी अच्छे से बता दिया है। फिर भी अगर कुछ कमी रहती है तो आप, अगर फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है।